जून 2023 में हुए CSIR नेट एग्ज़ाम में न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं 3 क्वेश्चंस के आंसर और उनके पीछे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। The energy and spin parity values of the low-lying excited states of a nucleus of mass number 152 are given. It may be inferred that these energy levels correspond to. This question is based on the nuclear model. किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के ओरिएंटेशन और मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए शेल मॉडल और कलेक्टिव मॉडल काम में लिया जाता है। क्वेश्चन के आंसर्स में 2 टाइप के मोशंस बताए गए हैं, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन, और फिर हमें बताना है कि न्यूक्लियस डिफॉर्म्ड है या स्फेरिकली सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले किसी न्यूक्लियस के लिए वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन को समझ लेते हैं। शेल मॉडल के अकॉर्डिंग किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स ठीक वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिस तरह एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में। इसी के बेसिस पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को काम में लेते हुए शेल मॉडल को डिफाइन किया गया है। किसी इवन न्यूक्लियॉन्स वाले न्यूक्लियस का स्पिन पैरिटी 0+ होता है, जिसमें सभी न्यूक्लियॉन्स पेयर फॉर्म में ओरिएंटेड होते हैं, जिससे क्लोज्ड शेल एक स्फेरिकल शेप बनाता है। इस तरह के न्यूक्लियस को एक्साइट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो न्यूक्लियॉन्स के पेयर को ब्रेक कर एक न्यूक्लियॉन को हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया जाए, या फिर उनमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन हो। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस खुद भी कलेक्टिवली डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन करते हैं, जिसे न्यूक्लियस का कलेक्टिव मॉडल कहा जाता है। यह 2 टाइप के हैं, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशन की। फॉर लेस देन 150 मास नंबर वाले न्यूक्लियस अपने ग्राउंड स्टेट में ऑलमोस्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक ही होते हैं, बट न्यूक्लियस अपने इक्विलिब्रियम शेप में रहते हुए भी साइड से या टॉप और बॉटम से स्क्वीज हो सकते हैं, जिससे इनका शेप प्रोलेट और ऑब्लेट शेप में लगातार बदलता रहता है। इस तरह न्यूक्लियस के अपने इक्विलिब्रियम शेप में रहते हुए न्यूक्लियस का शेप एक तरह का हार्मोनिक वाइब्रेशनल मोशन करने लगता है, और इस तरह का शेप वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे न्यूक्लियस की एनर्जी उसके शेल मॉडल के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी से इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लियस की इस तरह की वाइब्रेशनल एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। वाइब्रेशनल मोशन की वजह से न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स इस तरह क्वांटाइज्ड हो जाते हैं, जहां n नंबर ऑफ फोनॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा फोनॉन होता है, तो जब 1 फोनॉन वाइब्रेशनल मोशन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही एनर्जी लेवल बनता है 2+। जब 2 फोनॉन मोशन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 एनर्जी लेवल होते हैं, 0+, 2+ एंड 4+। और जब 3 फोनॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं, 0+, 2+, 3+, 4+ एंड 6+। वाइब्रेशनल मोशन की वजह से बने इन एनर्जी बैंड्स के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। साथ ही अलग अलग फोनॉन की वजह से बने ये एनर्जी लेवल्स सेम एनर्जी के नहीं होते, बल्कि इनकी एनर्जी में स्लाइट वेरिएशन होता है। क्वेश्चन से कंपेयर करें तो क्वेश्चन में जो एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर के हैं, जबकि वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो लेवल्स होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर के होते हैं। सो क्लियरली क्वेश्चन में न्यूक्लियस का मोशन रोटेशनल मोशन होना चाहिए। नाउ कम टू द रोटेशनल मोशन। सपोज वी हैव अ स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस, और इस तरह का न्यूक्लियस अपने एक्सेस पर रोटेशन करता है। इस तरह के न्यूक्लियस के रोटेशन से किसी तरह की एनर्जी लेवल पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ऐसे न्यूक्लियस सभी डायरेक्शन में एक जैसे होंगे। रोटेशनल मोशन के लिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियस डिफॉर्म्ड होना चाहिए, जैसे एक डिस्क शेप का न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस 3 एक्सेस पर सिमेट्री में नहीं है। इसके 2 एक्सेस तो सिमेट्री में है, लेकिन 3rd एक्सेस नहीं। इस तरह का न्यूक्लियस अगर अपने असिमेट्रिक एक्सेस के अबाउट रोटेशन करे तो उससे नए एनर्जी लेवल्स बनते हैं, जिसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसकी एनर्जी इस रिलेशन से दी जाती है, जहाँ J रोटेशनल क्वांटम नंबर है।
जिसकी वैल्यू केवल इवन पॉसिबल हो सकती है। 2+, 4+, 6+, इसके एनर्जी लेवल्स हैं। इन एनर्जी लेवल्स के बीच का सेपरेशन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। यहाँ एक कंडीशन है कि भले ही न्यूक्लियस असिमेट्रिक है, लेकिन न्यूक्लियस में मिरर सिमेट्री होनी चाहिए। मिरर सिमेट्री का मतलब है कि ओरिजिन के अक्रॉस दोनों तरफ न्यूक्लियस एक जैसा होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस में मिरर सिमेट्री नहीं है और वो डिफॉर्म्ड है तो ऐसे में उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन में जो एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं वहाँ से अगर चेक करें तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेकेंड लेवल की एनर्जी लगभग 406 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में यह इससे कम है। दैट मीन्स न्यूक्लियस में मिरर सिमेट्री नहीं है, बल्कि यह एक डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस है जो रोटेशनल मोशन में है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। A neutral particle X naught is produced in this reaction by S wave scattering. The branching ratios of the decay of X naught to 2 photon, 3 pion and 2 pions are 0.38, 0.30 and less than 10 to the power minus 3 respectively. The quantum numbers JCP of X naught particle are. यह क्वेश्चन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस वेव स्कैटरिंग से एक एक्स पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है जिसके ब्रांचिंग रेशो के बारे में बताया गया है। हमें बताना है कि इस पार्टिकल की टोटल मोमेंटम क्वांटम नंबर, चार्ज कॉन्जुगेशन क्वांटम नंबर और पैरिटी कितनी है। गिवन रिएक्शन के लिए अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो चूंकि एस वेव स्कैटरिंग है मींस एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो टोटल मोमेंटम पार्टिकल के स्पिन मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। स्पिन कॉन्जर्वेशन से हम पाते हैं कि एक्स नॉट पार्टिकल का स्पिन 0 या 1 दोनों पॉसिबल हो सकता है। अगर स्पिन 0 कंसीडर करते हैं तो भी मोमेंटम कंजर्व रहता है और अगर 1 कंसीडर करते हैं तो भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम क्वेश्चन में दिए गए दूसरे इन्फॉर्मेशन को काम में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचिंग रेशो की। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का ब्रांचिंग रेशो बताता है कि उस पार्टिकल के डिके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ब्रांचिंग रेशो जितना ज़्यादा होगा उस पार्टिकल के उस रिएक्शन से डिके होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स नॉट पार्टिकल का ब्रांचिंग रेशो 2 फोटोन में डिके होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मीन्स एक्स नॉट पार्टिकल का यह डिके मोस्ट लाइकली डिके होना चाहिए। यहीं से इसका आंसर हमें मिलेगा। पैरिटी एंड कॉन्जुगेट कॉन्जर्वेशन से हम जानते हैं कि एक सिंगल फोटोन की पैरिटी और कॉन्जुगेट ऑड होते हैं। हियर वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। मल्टी फोटोन सिस्टम का कॉन्जुगेट -1 टू द पावर n से दिया जाता है, मीन्स 2 फोटोन सिस्टम का कॉन्जुगेट इवन होगा। लेकिन बात करें फोटोन सिस्टम की पैरिटी की तो बात थोड़ी ऑफ ट्रैक हो जाती है। नॉर्मली 2 पार्टिकल सिस्टम की पैरिटी इस रिलेशन से दी जाती है जहां L दोनों पार्टिकल के रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर को बताता है। इसके अकॉर्डिंग 2 फोटोन की पैरिटी इवन होनी चाहिए, लेकिन फोटोन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने हमारा पैरिटी कॉन्जर्वेशन का लेक्चर अटेंड किया है तो आप जानते होंगे कि फोटोन की पैरिटी उसके डाइपोल ट्रांजिशन से दी जाती है। 2 फोटोन की पैरिटी उनके रिलेटिव पोलराइजेशन से दी जाती है, जिसे इस रिलेशन से एक्सप्लेन किया जाता है, जहां L रिलेटिव ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। फॉर ग्राउंड स्टेट कैपिटल L 0 होता है, मीन्स 2 फोटोन सिस्टम की पैरिटी ऑड होगी। नाउ कम टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम। एक्स नॉट पार्टिकल का डीके 2 फोटोन में हो रहा है। इस डीके के दौरान फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर देते हैं, मीन्स आफ्टर डीके टोटल मोमेंटम 0 है, तो पार्टिकल एक्स नॉट का टोटल मोमेंटम भी 0 होगा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आप चाहें तो गिवन रिएक्शन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को चेक कर सकते हैं। द न्यूक्लियस पोटेशियम इज अनेबल एंड डिकेज टू आर्गन। The mass difference between these two nuclei is 1504.4 kilo electron volt.
The nucleus argon has an excited state at 1460.8 kilo electron volt with a spin parity 2+. The most probable decay mode of potassium is by. यह क्वेश्चन न्यूक्लियर डीके पर बेस्ड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोटेशियम न्यूक्लियस अपने 4+ ग्राउंड स्टेट से आर्गन में डीके हो रहा है। आर्गन के 2+ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी गिवन है, साथ ही दोनों न्यूक्लियस का मास डिफरेंस भी गिवन है। हमें बताना है कि यह डीके किस प्रोसेस के थ्रू मोस्ट प्रोबेबल है, बीटा डीके से या इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। मीन्स यह डीके दोनों तरह से ही पॉसिबल है, लेकिन किसी एक के पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है। बीटा डीके से हम जानते हैं कि अगर डीके रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसे बीटा माइनस डीके, अगर एक पॉजिट्रॉन डीके होता है तो उसे बीटा प्लस डीके, और अगर न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर दूसरे न्यूक्लियस में डीके हो जाए तो इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ केवल बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही मौजूद है। मास एनर्जी कंजर्वेशन से बीटा प्लस डीके के लिए जरूरी है कि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों न्यूक्लियस का मास डिफरेंस 1504.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का मास 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। दैट मीन्स यह रिएक्शन बीटा प्लस डीके के लिए अलाउड है। नाउ कम टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर। मास एनर्जी कंजर्वेशन से पेरेंट पार्टिकल का मास डॉटर पार्टिकल के मास से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली फुलफिल हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में पेरेंट न्यूक्लियस का मास डॉटर न्यूक्लियस के मास से 1504 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा दिया गया है। दैट मीन्स ये दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। नाउ हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा प्रोबेबल है। फॉर्मी-गैमोट-टेलर सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी बीटा डीके रिएक्शन में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है तो वो रिएक्शन अलाउड होती है, लेकिन अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नॉन ज़ीरो है तो ऐसे डीके फॉरबिडन होते हैं। यहाँ फॉरबिडन होने से मतलब है कि डीके पॉसिबल तो होगा, लेकिन पार्टिकल की डीके रेट बहुत ही स्लो होगी। जितना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा वह डीके उतनी ही लीस्ट प्रोबेबल होगी। क्वेश्चन से कंपेयर करें तो पाते हैं कि पोटेशियम ग्राउंड स्टेट 4+ स्टेट है। यहाँ से अगर यह 0+ स्टेट में डीके होता है तो चेंज इन मोमेंटम 4 होगा, जो कि लीस्ट प्रोबेबल डीके को इंडिकेट करता है। मीन्स ऑप्शन 3 और 4 पॉसिबल नहीं हो सकते। बात करें ऑप्शन 1 और 2 की, तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग पार्टिकल का डीके बीटा डीके है, जिससे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 2 है। यह अलाउड तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कंपैरिजन में लेस प्रोबेबल है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल डीके इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही होगा, जिसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 2 है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा।